नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने बताने वाला हूँ, देखिए इसके अंदर ना ये जो किरदार हैं, ये हमने मतलब अपने आसपास भी ऐसे लोगों को महसूस करा होगा, लेकिन ये न जाने कैसे आंखों से बच जाते हैं। न जाने क्यों इनकी ये कारस्तानी कारीगरी हमारी नज़रों के सामने सही वक्त रहते क्यों नहीं आती। क्योंकि अगर सही वक्त रहते और समय रहते हम इन चीज़ों को सही से समझ लें, पता कर लें कि ये क्या है, तब तो इसको अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो। वरना तीसरी शक्ति ने जब घर कर लिया तो उसके बाद उसे घर से बाहर करना बेहद मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये बात सच है कि प्रेत आत्माओं को आप जल्दी से नहीं समझ पाओगे, लेकिन अगर उन्होंने आपको समझ लिया, मैं शायद कहानी के माध्यम से अच्छे से बता पाऊंगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको कहानी सुनते वक्त अच्छा लगे कि हाँ कहानी अच्छी लग रही है, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मेरे को बेहद अच्छा लगता है और अपने को ऐसा लगता है जैसे मेहनत सफल हो गई हो। और पहली बार आए हो, कहानी अच्छी लगी, 2-3 और कहानी देखिएगा। लगता है कि सब्सक्राइब करने लायक है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं इस तरह की कहानियाँ लाता रहता हूँ। ये कहानी बिलासपुर के पास एक ऐसे गांव की है जो तकरीबन 35-40 साल पुराना, यानी कि कहानी तकरीबन 40 साल पुरानी है। और देखिए, ये जो आज भी इंसान के मन में बात आती है ना कि बहुत सारा पैसा अपना हो, बहुत सारी ज़मीन अपनी हो, बहुत सारी प्रॉपर्टी अपनी हो, ये पहले के टाइम में भी होता था। इंसान की शक्ल सूरत ज़रूर बदली है, फितरत नहीं बदली। और ये दो भाइयों की कहानी है जिनको हाँ ये कह सकते हैं कि ऐसा आज भी देखा जाता है। ये दो भाई हैं, दोनों के नाम मैं बदल रहा हूँ। और ये भैया ने ही कहा, मतलब छोटे वाले भैया जिन्होंने कहानी भेजी है, इन्होंने कहा कि नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि नाम से बहुत जल्दी पता लग जाएगा हमारे घर कुनबे के बारे में। और ये मेरे मन की बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, और मैं चाहता हूँ कि ये लोगों तक, ऐसे लोगों की करतूत पहुँचे। ऐसे लोगों में कौन है? बड़ा भाई। ये दो भाई हैं, ठीक है। इनका नाम हम रखते हैं, बड़े वाले का नाम अरुण और छोटे वाले का नाम सोनू, ठीक है। अरुण और सोनू। अरुण और सोनू दोनों शादीशुदा हैं। अरुण जो बड़ा वाला भाई है, इसके एक बिटिया है, और जो सोनू है छोटा वाला भाई, इसके 2 बेटे और 1 बिटिया है, ठीक है। ये अरुण के, ये मानिए कि बहुत समय बाद इन्होंने प्लानिंग करी, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी नहीं रही तो बिटिया हो गई। ये जो बड़ी बहू है, ये शब्द सही रहेगा क्योंकि इसके अलावा कोई शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा आप समझ नहीं पाओगे। टोने टोटकों में बहुत ज़्यादा विश्वास करती है। हाँ, इसे उस तरह के मतलब क्या कहते हैं, विद्या आती है, क्योंकि काफ़ी समय से इसके विषय में ज्ञान प्राप्त कर रही है। इस विषय में बहुत कुछ कर चुकी है, बहुत सारे लोगों की मदद कर चुकी है। जो लोग चाहते हैं कि भाई जो सामने वाले की दुकान है उसकी कम चले, हमारी ज़्यादा चले, तो बहन जी कुछ पढ़ के दे देना, इन्होंने करा और उसके साथ वास्तव में ऐसा हुआ। और ये काल्पनिक नहीं होती बातें, ऐसा हो जाता है। अगर करने वाला आपकी दुकान में एक कील भी रख गया ना, तो चलता चलाता व्यापार डगमगा जाता भाई साहब। और हाँ, होता है ये। होता क्या है कि ये जो बड़ी बहू है, ये अपने घर से इन दोनों को निकालना चाहती है, मतलब छोटी बहू और जो देवर हैं। क्यों? बड़ी वजह, इनके 2 बेटे हैं, 1 बिटिया है। मतलब वो आंखों में खटकते हैं। और ज़्यादा खटकने वाली बात क्या है कि वो जो बिटिया है, हाँ मैं थोड़ा सा आपको इनके बच्चों के बारे में बताता हूँ। ये जो छोटी बहू है, इनकी जो सबसे बड़ी बिटिया है, फिर बेटा है, फिर एक और बेटा है, यानी दोनों के पहले पहले बिटिया ही हैं। उसके बाद भी बड़ी वाली बहू को इनसे दिक्कत है, परेशानी है। इनके पिता ने स्वर्गवास होते वक्त
ज़मीन तो खैर बहुत सारी थी, लेकिन मैं आपको छोटे में कर बताता हूँ। मान लीजिए सिर्फ 10 बीघा, सिर्फ 10 बीघा, वैसे तो बहुत थी। 10 में आप समझ पाओगे। उसने 10 में क्या करा, 4 तो दी छोटे वाले को, पिता के बारे में बता रहा हूँ, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और 6 दी बड़े वाले को, क्योंकि बड़ा वाला भाई है तो भाई बड़े के नाते उसको 6 बीघा दिया, और जो छोटा है उसे 4 बीघा दिया। दोनों के पास इतनी ज़मीन है कि वो उसे मतलब अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। बीघा आप समझते हो ना कितना होता। अब यहाँ जो बड़ी बहू है, इसे इनसे दिक्कत है, छोटी बहू से। आए दिन कुछ ना कुछ बोल देना, कुछ ना कुछ मतलब वो ट्राई करना टोने टोट के, लेकिन ये हर बार किसी न किसी तरीके से बच जाती है। समझ नहीं आ रहा कि इस पर ऐसी किसकी कृपा है जो कि ये मेरे टोटकों से बच रही है। बड़े वाले भाई ने कहा कि तुम ये सब मत करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, ठीक है। और ये अब तुम जब करा करती थी जब तक तो ठीक था, अब गांव में हर किसी को पता चल गया तुम्हारे बारे में, इसलिए तुम्हारी ये शक्ति, ये विद्या थोड़ी सी अब कम असर करती है। और वो हंसने लगा। मतलब तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानती? हाँ, बिल्कुल नहीं जानती। तो एक काम करो, इस परिवार के हर सदस्य के सिर्फ एक एक बाल ला कर दे दो। ये सुना, ये जो छोटा वाला भाई है उसने अपने कानों से सुना। अब उसे यहाँ डर लगने लगा कि भाई देखिए, एक घर में रह रहे हैं, कंघी करते वक्त ही किसी का बाल उसमें रह जाए। उसके मन में ये जो भय आया वो इतना कि उसने घर छोड़ना मुनासिब समझा कि मेरे को ये घर छोड़ना है। बड़े वाले ने पूछा कि बात क्या हुई है? नहीं भैया, बस ठीक है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, भाभी को शायद हमारा पूरा परिवार यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, मैंने सुन ली थी आपकी बात। वो जो बाल मांग रही है ना, मैं घर छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। अब ये बड़ी खुश हो रही है। घर बेहद बड़ा था, मतलब गांव में तो आपको भी पता ही है कि कितने बड़े बड़े घर बनते हैं। छोटी वाली बहू है, उसके मन में भय नहीं है किसी बात का, उसे वास्तव में डर नहीं लगा। उसने कहा देखो जी, पहली बात तो ये कि जहां आप जाओगे पूरा परिवार वहां जाएगा, लेकिन इनसे डरना नहीं, क्योंकि इनकी काट जो है मेरे पास बहुत अच्छी है। ये जिस विषय में ज्ञान प्राप्त करे बैठी है ना, मैं जिस कुनबे से आई हूँ वहाँ ऐसों को हम क्या कहते हैं, उसे गदानते भी नहीं है, यानी हम इन्हें कुछ समझते ही नहीं है। करो तुम टोटका, देखते हैं क्या हो सकता है। तो उसने, जो बड़ी बहू है, उसने एक तरह से इसे ललकार दिया। ये घर में देखिए, पहली बात तो 4 बर्तन होते तो खनक जाते हैं, लेकिन ये किस विषय में बहस चल रही है कि तू करके दिखा है। यहाँ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। परिवार है, बड़ा बेटा और छोटा भाई है, जो इनके बीच ये जो दरार आ रही है, ये सिर्फ इसी वजह से तो आ रही है। पहली बात तो खैर प्रॉपर्टी, दूसरा बिटिया, तीसरा वो पढ़ाई में अच्छे बच्चे। यहाँ दोनों भाइयों ने कलबंदी करी और दोनों ने अपनी अपनी ये जो धर्मपत्नी हैं इनको समझाया और दूर करा। बड़ी वाली बहू ने एक तरह से चेतावनी दे दी कि 1 साल के अंदर तेरे घर में मातम मनवा दूंगी। और ये जो इसने बोला, ये बोलते वक्त हाँ 2 लोग और हैं ऐसे जिन्होंने वो चीज़ देखी और महसूस करी कि उसके साथ साथ ऐसा लग रहा था कोई और भी बोल रहा है, यानी कि प्रेत उसके माध्यम से उसे ललकार रहा है, चेतावनी दे रहा है। और ये जो छोटी बहू है बस ये कह रही है कि तू हमारा बाल भी नहीं ले जा पाएगी। मातम तो बहुत दूर की बात है हमारे घर में। ये दोनों इतने कॉन्फिडेंस में हैं कि समझ नहीं आ रहा कि दोनों में से बात किसकी बड़ी होने वाली है। खैर, बड़ी अजीब बात रही। इन्होंने घर तो छोड़ दिया और साथ ही साथ ये जो जिस एरिया में रहते हैं, मोहल्ला जो है, ये भी छोड़ दिया। जो छोटा भाई है ये बहुत साधारण है, सीधा साधा सरल है, मंदिर जाता है, अपना आता है, अपना व्यापार पे चला जाता है। इसकी राशन की एक छोटी सी दुकान है। जो छोटा वाला बेटा है, किसी से बैर नहीं, पूरे गांव में चलते फिरते राम राम होती है। और हर किसी को ये भी पता है कि बड़े वाले से ज़्यादा गुणी ये है। बड़ा वाला एक अलग ही दुनिया में रहता है, एक अलग ही एटीट्यूड में रहता है। जितनी मैंने ज़मीन बताई है उससे बेहद 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 ज़्यादा है इसके पास। ये मानिए कि गांव के ज़मींदार पे भी इतनी ज़मीन नहीं जितनी इस पर, क्योंकि इसके पिता बहुत बहुत ज़्यादा, ये मानिए, उस गांव के उन टॉप रईसों में आते हैं जिनका कुछ वजूद रहा। पैसों से इंसान की फितरत बदल जाती है, ऐसा ही इन भाई साहब के साथ भी है। 6 बीघा होने की वजह से इनके मन में घमंड ने घर कर लिया। जो धर्मपत्नी हैं वो आए दिन न जाने कौन कौन सी चीज़ें
इस्तेमाल करनी शुरू कर चुकी है कि एक बेहतरीन सा कोई टोटका तैयार हो, प्रेतों को इनके घर पर छोड़ के आऊँगी और मैं इसे बता कर आऊँगी कि अब से खेल शुरू होगा, तुझ पर रोकता हो तो रोक ले। उन्होंने कहा कि देखो, वो जिस तरह से बोल कर गई है उससे मुझे लगता है कि शायद उसे भी इन बातों के बारे में पता है, उसे ये विद्या आती है, इसका मतलब तभी तो वो तुम्हारे क्या कहते हैं हर बात को वो मतलब एक तरह से टाल देती है। उसने कहा ये नहीं टलेगा जो मैं छोड़ कर आऊँगी, इनके घर में सारे खटिया पकड़ लेंगे। तो मुझे जानते नहीं हो, मेरा जो गुरु है मैं उसको लेकर आऊँगी अब, ठीक है, वो बताएगा इनके घर के लिए क्या करूँगी। ये जो बातें हो रही हैं इनकी बिटिया ने अपने चाचा जी को जाकर बता दिया। अब वो सारा परिवार डर रहा है कि अब तो हमने घर भी छोड़ दिया, अब भी हमारे पीछे क्यों लगे हैं ये लोग। मैं किस बड़े से शिकायत करूं, यहाँ पंचायत में कहना उचित नहीं रहेगा क्योंकि घर परिवार की बात है, लेकिन ये जो पंचायत में ये जो 5 वृद्ध और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति बैठते हैं, इनमें से एक की मदद तो ले सकता हूँ। यहाँ एक ताऊजी हैं जिनकी बात पूरा गांव एक तरह से मानता है, बहुत सरल, बहुत अच्छा स्वभाव, उनके पास जाकर सब कुछ बताता है। कहते बेटा देख, वो जो बहुरानी है, जानते हैं वो इस विषय में कुछ जानती है, लेकिन इसमें ना कोई भी पढ़ना नहीं चाहता है, हम कैसे उसे समझाएं, क्या करें। घर परिवार की बात है, तू ही बात कर कर देख ले तो ज़्यादा बेहतर है, हाथ जोड़ लो, माफ़ी मांग लो, और क्या करोगे। तो ताऊ जी वो मान जाएंगी इस बात में, मुझे ना अपने परिवार के लिए डर लग रहा है। बेटा माननी तो चाहिए, एक काम कर, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ ये और ताऊ जी दोनों जाते हैं। बड़ा वाला जो बेटा है वो देखता है ताऊ जी को और कहता है कि तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ और तुम इस बेकार से लड़के के साथ कहाँ घूम रहे हो। उन्होंने कहा ये बेकार सा लड़का तेरे से माफ़ी मांगने आया है। क्यों, क्या हुआ। हाथ जोड़ता है और भाई के सामने कहता है कि मुझसे, मेरे परिवार से कोई संपर्क मत रखो, मैं डर रहा हूँ और मुझे अब भी ऐसा लगता है कि शायद भाभी उस विषय में अब भी कुछ सोच रही हैं, तो मेरे परिवार को आप बख्शो और हम सबको जैसे सब लोग रहते हैं वैसे रहने दो। तो अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। अरे सुनती हो, बाहर आना। वो बाहर आती है। उस वक्त ये मान लीजिए कि वो सिर्फ 10-5 मिनट और उसका जो उसने तैयार करना है वो रह गया था, लेकिन उसे बाहर आना ज़रूरी रहा। वो इसको पहचान गई, उसकी आवाज़ सुन ली उसने छोटे वाले की, क्योंकि ये तो चिढ़ती है इस परिवार से, इनसे इस वक्त नज़रें भी नहीं मिलानी चाहिए, और ये छोटे वाले को पता था क्योंकि आवाज़ आ रही थी कुछ, उससे समझ आ गया था कि क्या हो रहा है। जैसे ही वो बाहर आती है, बाल खुले हैं, माथे पे बहुत बड़ी उसने काली कलर की बिंदी थी या कोयला घिस दिया, न जाने क्या था, इतना बड़ा, मतलब बहुत अजीब सा चेहरा हो रहा था। और बस एक हल्की सी झलक देखी थी इसने लड़के ने और फिर मुंह नीचे कर लिया। कहता है भाभी हमसे जो भी भूल चूक हुई है माफ़ कर दीजिए हमारे परिवार को, और अब से कुछ ऐसी गलती नहीं होगी। ये हंसने लग गई उसके सामने और हंस के क्या कहती है कि नहीं, तेरी जो पत्नी है बहुत कुछ बोल कर गई थी, मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, क्या जानती हूँ, पूरे गांव के सामने बोल रही हूँ, तुम पे रुकने का भी नहीं है अब। और तेरे घर में जैसे मैंने कहा था कि साल भर में मातम बनेगा, एक नहीं बचोगे। तो ताऊ जी क्या कहते हैं कि अरे बेटी इतना गुस्सा भी किस बात का, और ये परिवार ही तो है, अच्छा कैसे तू इसे क्षमा करेगी बता। तो बड़े वाले ने कहा कि मैं एक तरीके से हाँ इसे मैं मना सकता हूँ और कह सकता हूँ कि ठीक है, इस परिवार को इनके हाल पर छोड़ दे। भैया बताओ मुझे क्या करना है। तेरे को पिताजी ने 4 बीघा दिया था, ये 4 बीघा भी मेरे नाम कर दे, और हाँ मैं इसे कह दूंगा कि ये सब कुछ नहीं करेगी। ताऊ ने कहा कि अरे बेटा ये उसके पिता ने दिया, तेरा पिता पूरे गांव की एक तरह से शान था, क्यों उसके लिए तू ऐसा सोच रहा है। उसने कुछ सोच के ही, और तेरे को तो 6 मिला हुआ है और बच्चे को 4 मिला, उसमें भी तुझे करा ना जी, देख लो। चलो ऐसा है ताऊ जी, तुम आए हो इस वजह से मैंने चलो 1 बीघा छोड़ दिया, 9 बीघा मेरा 1 बीघा तेरा, बोल। उसने कहा ठीक है मैंने दिया, मैं 1 बीघे से अपना जो हो पाएगा थोड़ी बहुत जो सब्जी वब्जी कर लूँगा उसमें, बाकी मेरी राशन की दुकान ठीक है परिवार को चलाने के लिए, पालने के लिए।
भाई साहब लिखत पढ़त हुई, वो 4 बीघों में से 3 बीघा भी चला गया। उस पे 6 था, 6 और 3 9 हो गए, उस पे 1 बचा। अब धर्मपत्नी से क्या बोला उन सभी के सामने जब लिखत पढ़त हो गई, अब तो ये हो गया हमारे नाम। अब जैसा तूने कहा था कि इनके घर में साल भर में वो तुझे मातम देखना है, वो 6 महीने में दिखा, तब तो मुझे मजा आए। अब ये हंसकर दोनों यहां से चल दिए। इनके हाथ में वो कागज हैं जमीन के। अब इन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। ताऊ जी ने कहा कि बेटा बस एक ही तरीका है इस परिवार से, इन शक्तियों से थोड़ा दूर रहने का, कि ईश्वर की शरण पकड़ लो। सच में तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन एक चीज बड़ी अजीब हुई, ये जब यहां से गए हैं तो उसके बाद वो जो पलट कर देख कर गई है और एक छोटी सी बात बोलकर गई है, भाभी जो है बड़ी वाली जो है, वो इन्हें समझ नहीं आई। घर जा, शुरुआत हो गई है। घर चला जा, शुरुआत हो गई है। अब यहां पर ये जो छोटा वाला है ताऊ जी से कहता है कि ताऊ जी अब मैं चलता हूं, समझ नहीं आ रहा ये मेरे साथ जो इन्होंने गलत किया, खैर गलत तो बहुत समय से हो रहा है लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो गया। मैं अभी घर जा रहा हूँ। अब ये घर पहुँचा है तो देख रहे हैं बाहर तीनों बच्चे खेल रहे हैं, धर्मपत्नी वहाँ आंगन में बैठी हैं, वो कुछ दाल वगैरह भी नहीं, सब कुछ साधारण तरीके से है। एकदम सांस में सांस आई। तो इन बालकों के पास एक पुरानी सी कोई फुटबॉल है। इन्होंने ना पुरानी सी एक बॉल बना रखी थी, जैसे जो रबड़ होती है उसे हम इकट्ठी करते रहें, कागज़ पर चढ़ा दें तो एक तरह से बॉल बन जाती है। पहले के समय में इस तरह से बॉल बना लेते थे, नारियल से खेल लिया करते थे और ऊन का जो लपेटा होता है उससे खेल लिया करते थे। अब तो खैर हर तरह की बॉल आ गई, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है ना। तो इन्होंने रबड़ को इकट्ठा कर करके उस तरह का बैंड नहीं होता जो अखबार पे लपेटा आता है, उस तरह का कागज़ पे लपेट के एक बॉल अच्छी सी बढ़िया सी बना रखी थी। तीनों बहन भाई खेल रहे थे। तो एक जगह जाकर बॉल एकदम से रुक गई, अटक गई बिल्कुल, मतलब जैसे सीधी जा रही थी, जैसे किसी ने हाथ से पकड़ ली हो। अब ये तीनों उस बॉल को देख रहे हैं और पिता इन तीनों को देख रहा है। क्या बात हो गई, जाओ बॉल क्यों नहीं लेते? पापा एकदम रुकी है। हाँ तो वहाँ पर कोई चीज़ होगी, अटक गई बॉल। अब जाते हैं वहाँ पर देखते हैं तो तभी ये जो बेटा है, जो सबसे छोटा है, एकदम ये चिल्लाता है, आई हाथ में लग गई। तो मम्मी भी एकदम भाग के आती है, पिताजी भी आते हैं भागते हुए, देखते हैं क्या है। तो उसके हाथ में थोड़ा सा ब्लड निकल रहा होता, खून होता हल्का सा। क्या लगा तो देखा उनके वहाँ कील लगी हुई थी। अब पिता ने कहा कि बेटा ये यहाँ पर क्यों ठोकी है? फिर धर्मपत्नी से पूछता है कि यहाँ पर कुछ लगाना था, तार वार बांधनी थी, ये ज़मीन में क्यों ठोकी है? किसी के लगेगी नहीं चलते फिरते? नहीं मैंने नहीं ठोकी। जैसे ही इसने कहा कि मैंने नहीं ठोकी, तभी समझ आ गया कि वो जो कह कर गई है कि खेल तेरे घर शुरू हो गया है, तो यानी हमारे घर को बांध गई है। ये अगर आपको लग रहा है कि ये क्या है, तो ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी ऐसी विद्या है कि अगर उन्होंने बांध दिया तो काम नहीं बनते भाई साहब। दुकानें खाली हो जाती हैं अगर कोई दुकान बांध दे। खैर मैं एक और बताना चाह रहा था आपको, लेकिन यहाँ से बता सकते हैं या नहीं ये अपने को पूरा आइडिया नहीं है। ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है कि अगर कोई प्रेग्नेंट है महिला और कोई इस तरह से बांधना जानता है और वो बांध दे। खैर कोशिश करूँगा इंस्टा पर इस बात को क्लियर करूँ। इन्होंने अपने घर के दूसरे कोने पे देखा, वहाँ भी एक कील लगी हुई है। फिर इन्होंने अपने मतलब ये कह सकते हैं इनके घर के आगे जो बहुत सारी खाली जगह है, गांव में तो इतनी खाली होती है, आगे भी पीछे भी हर जगह खाली खाली जगह मिल जाती है। तो इन्होंने एक तरह से चारों तरफ देखा इनके पूरे घर में, मतलब 4 कील ठुकी हुई हैं, एक इधर एक इधर एक पीछे एक इधर। मन में डर है, भय है, लेकिन एक अक्लमंदी की उसे छूकर उठा नहीं रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं। ये सीधा ताऊ जी के पास पहुंचते हैं। बच्चे की पट्टी वगैरह कर दी है, इतना खून नहीं निकला, वो तो फिटकर ही लगाई और बंद हो गया। लेकिन ताऊ जी के पास पहुंचते हैं, सब कुछ बताते हैं, कहते हैं कि बेटा ये तो उसने बांधा है इसका मतलब, और कोई सामान मिला है तो उसे घर से बाहर कर दो। उसने कहा नहीं सामान तो कुछ नहीं, और पत्नी बच्चे घर पर ही थे तो वो घर में आकर तो कर नहीं सकती। तो ये लोग आए किस वक्त थे? हमें ऐसा लग रहा था, रात को हमने ठक ठक की आवाज़ सुनी थी तो हमने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। ये रात में तकरीबन 1:30-2 बजे करीब आकर इन्होंने ये काम किया है। ये तो तेरे पीछे ही पड़ गए।
माफ़ी मांग ली, ज़मीन दे दी, उसके बाद भी ये लोग समझ नहीं रहे इन्हें क्या चाहिए। तो कहता है कि इन्हें मेरे प्राण चाहिए। मैं अपने परिवार के लिए ये भी करने को राज़ी हूँ। मैं अभी इनके घर जा रहा हूँ और कह दूँगा कि ठीक है, आपको मेरे प्राण चाहिए, मैं ठीक है दुनिया छोड़ दूँगा, लेकिन मेरे परिवार को बख्श दो। बेटा तू इनसे डर क्यों रहा है, घबरा क्यों रहा है? बालाजी की शरण में जा, सब कुछ ठीक होगा। देखो हम पूजा पाठ तो करते हैं ना ताऊ जी, उसके बाद भी हमारी मदद नहीं कर रहे भगवान। तो यहाँ ताऊ जी कहते हैं कि बेटा एक काम कर, आज तो तू अब घर जा और अभी जाके सो जा आराम से। सुबह मैं तेरे को दूसरे गांव लेकर चलूँगा और 6-7 बजे करीब तैयार रहियो। वो पंडित जी हैं, वो एक तरह से चौकी लगाते हैं, ठीक है। और वहाँ अगर तेरा नंबर आ गया, क्योंकि वो पूरे दिन में सिर्फ आधे घंटे के लिए बैठते हैं और सिर्फ 10-11 लोगों को मतलब बता पाते हैं, मदद कर पाते हैं, चौकी लगाते हैं जब, उसमें अगर तेरा नंबर आ गया तो इस परिवार पर जो समस्या आनी है वो नहीं आएगी। और ये मैं दावे से बोल सकता हूँ, ये फिर कुछ नहीं कर सकते, ये तुम पर टोटका नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ठीक है, मैं सुबह 6 बजे तैयार रहूँगा, मैं आपके घर आता हूँ। ठीक है, अब ये बात तय हो गई। अब ये घर आ गया अपने। धर्मपत्नी को सारी बात बताता है। इनके मन में हल्का सा डर भी है और ये आज ना ये कोशिश कर रहे हैं कि नींद ना आए। बालक तीनों सो चुके हैं, खाना वगैरह खाया सबने और आराम से सब लेट गए हैं। बच्चे तीनों सो गए, माता पिता भी इनके इर्द गिर्द बैठे हैं और ये सो नहीं रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई आवाज़ आई तो उन्हें जाकर टोक देंगे और इससे टोटका अधूरा पड़ जाता है, आधा हो जाता है उसका असर। अगर कोई कर रहा है और उसी वक्त आप देख लो टोक दो तो या तो वो उसे वापस ले जाएगा या छुपा लेगा, वहाँ रखेगा नहीं, और अगर रख भी देता है तो फिर वो उतना असर करता नहीं है। ये मान लो कि 100 में 70%, बाकी 30 तो हमारे ईश्वर कर देंगे ख़त्म, घर तक भी नहीं आने दें। अब ये दोनों नहीं सो रहे हैं कि हम जागे रहेंगे। इन्हें बड़ी अजीब सी हलचल सी महसूस होने लगी अपने घर के इर्द गिर्द, जैसे कि बहुत सारे लोग, ठीक है, एक तरह से इनके पूरे घर को घेर रहे हैं। मतलब चहलकदमी जो हो रही थी पैरों की, उससे पता चल रहा था कि हाँ हमारे घर के आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कोई तो बात है। तो धर्मपत्नी से कहता है कि तुम उस जंगले से जाकर देखो, मैं यहाँ दरवाजे के बाहर देखता हूँ कि कौन है, मतलब इतने सारे लोग एकदम से यहाँ पर क्या हो क्या रहा है। और हाँ कुछ लोग दिखे हैं इन्हें, जैसे अंधेरे में सब इधर उधर एकदम जगह बना रहे हैं कि मौका मिलते के साथ ही कुछ यहाँ पर जो होने वाला था। वो जंगले से देखती है और खूब कोशिश करती है, उसे कोई नहीं दिखता। इसने दरवाज़ा खोल कर देखा, उसे भी कोई नहीं दिखा। ये दोनों जब पलटे हैं तो इन बच्चों के सिर के पास खड़ी हुई ये भाभी दिख रही है। उसके बाल खुले हैं और उसकी लंबाई इतनी है ही नहीं जितनी लंबी ये आज दिख रही है इन दोनों को। ये दोनों कदम नहीं बढ़ा पा रहे अपने, और वो दोनों बस वहाँ जम कर खड़े हो गए हैं। इनके पैरों पर ये मानिए कि इतना वजन रख दिया किसी ने कि ये हिल नहीं पा रहे, गले से आवाज़ नहीं निकल रही, और वो इतनी भयानक लग रही है। ये साफ है कि वही थी, बाल खुले हैं। और जब उसने सिर घुमाना शुरू करा, ये तीनों बच्चे जो हैं ये मानिए कि उन मतलब जो जिस करवट, ये ज़मीन पे सो रहे थे, ठीक है, जो जिस करवट था, ये सारे के सारे तीनों बच्चे एक साथ सीधे स्ट्रेट हो गए। मतलब जैसे ही उसने बाल घुमाने शुरू करे, इन तीनों बच्चों ने ये मानिए कि अपना शरीर अब इस प्रेत की तरफ, मतलब कह सकते हैं कि छोड़ने ही वाले हैं। तभी सिर्फ एक आवाज आई, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। और कोई आवाज नहीं। ये दोनों ये मानिए कि जैसे किसी ने इन्हें, अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया था दोनों को। ये भागकर बच्चों के पास आए हैं। इन्होंने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा भी नहीं कि ये बालाजी का जयकारा किसने लगाया था भाई, इन्होंने नहीं देखा। ये भागकर वहाँ पहुँचे हैं, ना वहाँ भाभी है ना कुछ है। मतलब अब ये एक कल्पना थी इनकी कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन बच्चे जो हैं वो स्ट्रेट हैं। तीनों बच्चों को उठाकर जगाने की कोशिश करती है। बच्चे नींद में हैं, बहुत गहरी नींद में हैं, लेकिन ठीक हैं। पत्नी कहती है कि आपने भी देखा था क्या बड़ी भाभी को? हाँ मैंने देखा है, लेकिन वो इतनी लंबी कैसे दिख सकती हैं? ये हमारी आंखों का भ्रम था, क्योंकि अगर वो दिखी हैं तो गई कहाँ? ऐसे थोड़ी ना, मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि मुझे उनसे, इन शक्तियों से डर लगता है।
तुम्हारी और उनकी वो जो बातचीत बिगड़ गई उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये कहती है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप और तीनों बच्चे मेरे घर चलो, मैं जानती हूँ कि ये सब क्या हो रहा है और इसे कैसे रोका जाएगा। उन्होंने कहा अभी नहीं जा सकते, मुझे कल सुबह 6 बजे पंडित जी के पास जाना है, ताऊ जी ने किसी से मिलवाना है, वो जो चौकी लगाते हैं। हाँ तुम जानती हो, हाँ हाँ वो बहुत विद्वान हैं, बहुत कुशल हैं और बालाजी का ही मान लीजिए कि उन पर साक्षात हाथ है। अगर उन्होंने आपको शायद 11 लोगों को वो देखते हैं, उनमें आपका नंबर आ गया तो परिवार पे ये मानिए कि ऐसी कृपा होगी कि फिर इनसे कुछ नहीं होता। तुम जानती हो, पक्का जानती हो, हाँ हैं वो ऐसे। अब यहाँ पति पत्नी भूल चुके हैं कि किसी ने जयकारा लगाया था। इनकी अब भाभी की आवाज़ आ रही है और ये जंगले पर साफ दिख रही है इन्हें। तू बंधेगा कल, तू बंधेगा कल, तू न जाता। और वो हंसती हुई ये मान लीजिए कि इनके सामने से निकल गई। क्या ये उन पंडित जी तक पहुंचा? ये तीनों बच्चे अभी ठीक हैं, क्या ये कल भी ठीक रहेंगे? ये जो धर्मपत्नी है जिन्होंने एक तरह से चैलेंज कर दिया उस शक्ति को जानने वाले को, अपनी गलती को कबूल करेंगी, इस गलती को माफ़ी मांगकर सुधारेंगी? पता पड़ेगा सब अगले भाग में। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर हनुमान, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ किसी भी बात पर विश्वास करना नहीं करना आपके ऊपर है, बट एक चीज़ पर करिए, ईश्वर होते हैं, चमत्कार भी होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।